प्रतिरोध का स्वर नवंबर 2024। शीर्षक जन आंदोलनों की रक्षा में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करो। मुख्य पाठ। इस साल के लोकसभा चुनाव में बहुमत खोने और एनडीए सहयोगियों के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए मजबूर होने के बावजूद आरएसएस भाजपा लोकतांत्रिक अधिकारों पर लगातार हमले कर रही है। विशेषकर कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के नेतृत्व में चल रहे जन संघर्ष उनके हमले का विशेष निशाना रहे हैं। जन आंदोलनों के खिलाफ हमलों के साथ साथ आरएसएस भाजपा अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हुए है। यूपी और असम जैसे अपने गढ़ों में आरएसएस भाजपा विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ हमले तेज कर रहे हैं। यूएपीए लोगों के विभिन्न वर्गों के आंदोलनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले का एक पसंदीदा हथियार बनकर उभरा है। जमानत देने के खिलाफ इसके कड़े प्रावधानों के कारण जमानत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाता है, जो बहुत लंबे समय तक कैद में रहने के बाद मिलती है, जिस दौरान मुकदमा भी नहीं चलता और वह भी कुछ ही मामलों में मिलती है। कई छात्र कार्यकर्ता 2020 की शुरुआत से बिना किसी मुकदमे के जेलों में बंद है और इस तरह यह प्रक्रिया ही एक सजा बन गई है। बार बार यह कहने के बावजूद कि जमानत देना नियम होना चाहिए और जेल अपवाद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट यूएपीए के तहत मामलों में ठीक इसके विपरीत व्यवहार कर रहा है। वह यूएपीए के तहत फंसाए गए लोगों की स्वतंत्रता को बरकरार रखने में विफल है और विभिन्न बहानों पर जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इनकार करता रहा है। दरअसल, वताली मामले के फैसले के जरिए शीर्ष अदालत ने यूएपीए के तहत जमानत पाना खुद ही बेहद मुश्किल बना दिया है। केवल सुरक्षा एजेंसियों की शिकायतों के आधार पर लोगों को कैद में रखने का यह दृष्टिकोण आरोपों की न्यायिक जांच को दरकिनार करना इस अवधारणा के खिलाफ है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास न्यायिक जांच के बिना किसी को भी 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया की विषय वस्तु और ऐसे मामलों में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करने के मूल आधार को ही नकार दिया जाता रहा है। ऐसे घोर दमनकारी कानूनों से लैस और राज्य की ताकत से लैस, जो लगातार मजबूत होती जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले 2 वर्षों में 2026 तक भारत को माओवाद से मुक्त देश बनाने का दावा किया है। यह लोगों के संघर्षों के खिलाफ थोक हमले का हिस्सा है। इसे आरएसएस भाजपा सरकार के दूसरे पहलू, अर्बन नक्सल, पर हमला करने की नीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह आरएसएस के प्रचारकों द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है, जिसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो संघर्षरत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं और उत्पीड़ित और शोषितों के साथ खड़े होते हैं। जबकि देश के लोग गरीबी और अभाव, भूख और कुपोषण, भेदभाव और उत्पीड़न, बढ़ती बेरोजगारी और तेजी से बढ़ती असमानता से कराह रहे हैं, आरएसएस भाजपा सरकार की प्राथमिकता देश को एफडीआई का पसंदीदा गंतव्य बनाना है। आरएसएस भाजपा सरकार अधिकांश लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम करने के बजाय विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो उनके श्रम के बढ़ते शोषण और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को सुविधाजनक बनाने का एक और शब्द है। आरएसएस भाजपा सरकार का ध्यान शिक्षित बेरोजगारों सहित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को सार्थक रोजगार प्रदान करने के बजाय अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को और गरीब बनाने पर केंद्रित है। आरएसएस बीजेपी सरकार की प्राथमिकताएं भारत के बहुसंख्यक लोगों की आवश्यकताओं के साथ विपरीत संबंध रखती है। अमित शाह की घोषणा को आरएसएस भाजपा सरकार के छत्तीसगढ़ के खनिज और संसाधन समृद्ध वन क्षेत्रों को विदेशी और अंबानी और अडानी जैसे घरेलू कॉरपोरेट द्वारा शोषण के लिए उपलब्ध कराने के प्रयास के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। आदिवासियों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने या अपने आवास और आजीविका के विनाश में मूकदर्शक बनाने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह कॉरपोरेट की सेवा में राज्य की शक्ति का सबसे जबरदस्त और घृणित उपयोग है, जिसे कोलंबस के बाद सबसे बड़ी भूमि हड़पना बताया गया है। समृद्ध संसाधनों की यह लूटखसोट इन कॉरपोरेट के लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय है और यह सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से किया जाता है, जो दोनों के बीच के गठजोड़ को खुला और नंगा कर देती है। यह छत्तीसगढ़ में नए सिरे से शुरू हुए आक्रमण को परिप्रेक्ष्य में रखता है। जनवरी 2024 से अब तक 200 से अधिक आदिवासी और कार्यकर्ता सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं।
और इस उद्देश्य के लिए यह आक्रामकता केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर में भी विदेशी और घरेलू कॉरपोरेट के शोषण के लिए जमीन साफ करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का आक्रमण बहुत स्पष्ट है। जितना ये वर्तमान सरकार के करीब है, उतना ही उनके लाभ अधिक है। यह वास्तव में देशव्यापी अभियान है। लोगों के साथ अपने विश्वासघात को छुपाने और अपने कुशासन के खिलाफ लोगों के चुनावी फैसले को रद्द करने के लिए आरएसएस भाजपा अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ अपने हमले तेज कर रहे हैं। वे सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर रहे हैं, जैसा कि यूपी के मुख्यमंत्री के बटोगे तो कटोगे वाले बयान से स्पष्ट है। सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ शोषितों उत्पीड़ितों के संघर्ष को भटकाने की भी यह उनकी मुहिम है। असम के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक माहौल गर्म रखने के लिए नियमित आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ विश्वमन करते हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को गहरा करने के उनके नापाक प्रयास उन लोगों की जरूरतों के विपरीत है जो भोजन, आवश्यकताएं और नौकरियां, शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति की मांग करते हैं। लोगों को इनके लिए संघर्ष करने के लिए एकता बनाने की जरूरत है और इसके लिए जनता को सांप्रदायिक और अन्य संकीर्ण आधारों पर विभाजित करने के आरएसएस भाजपा के प्रयासों को हराना होगा। जबकि पिछले लोकसभा चुनावों के बाद आरएसएस भाजपा के फांसीवादी आक्रमण की गति कुछ कम हो गई थी, वे इस नुकसान से उबरने और अपने फांसीवादी अभियान को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोगों के विभिन्न वर्गों के जन आंदोलनों और संघर्षों को तेज करने की आवश्यकता को एजेंडे में लाता है। यह संघर्षरत लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को तेज करने, जन आंदोलन के कार्यकर्ताओं की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने और उनके जीवन और संपत्तियों के खिलाफ हमलों के खिलाफ लोगों को संगठित करने की आवश्यकता को सामने लाता है। लोगों को विभाजित करने और दबाने की सत्तारूढ़ फांसीवादी ताकतों की साजिशों को हराने और जन संघर्षों, विशेषकर मजदूरों और किसानों के संघर्षों को खड़ा करने के लिए यह संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए और प्रतिक्रियावादी शासक ताकतों के हमलों के खिलाफ संघर्ष फांसीवादी ताकतों और उनके शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लोगों के संघर्ष का बहुत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। न्यू डेमोक्रेसी के अक्टूबर 2024 अंक के संपादकीय का हिंदी अनुवाद।